हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कॉलियोडॉन। यानी कि इससे पूर्व का जो हमारा लेक्चर आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, उसके अंतर्गत हमने आपको केवल डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो पाचन तंत्र होता है वो किसके अंतर्गत, वर्टिब्रेट यानी कशेरुक जो प्राणी होते हैं उनमें पाचन तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है, क्या उसकी रूपरेखा होती है, उसके बारे में पढ़ा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्कॉलियोडॉन है, उस स्कॉलियोडॉन के पाचन तंत्र को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप एक लाइन लिख देंगे और वो लाइन किस प्रकार से रहेगी, जो स्कॉलियोडॉन है, स्कॉलियोडॉन का पाचन तंत्र निम्न दो रचनाओं से मिलकर बना होता है। निम्न दो रचनाओं से मिलकर बना है। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये स्कॉलियोडॉन का पाचन तंत्र का है। निम्न दो रचनाएं हैं, उन दो रचनाओं से मिलकर बना होता है। फर्स्ट जो रचना है उसका नाम है आहार नाल, जिसे एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है, आहार नाल। दूसरी जो रचना है उस रचना का नाम है पाचन ग्रंथि। तो इन दो रचनाओं में आप आराम से पाचन तंत्र है, इसके अंतर्गत सभी जो वर्टिब्रेट है उनमें आप डिवाइड कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने इसका जो इंटेग्यूमेंट यानी कि आवरण या त्वचा जैसे पढ़ी थी, उसके दो स्तर हम बाहर करते हैं, सामान्यतः एपिडर्मिस और डर्मिस, उसी में पढ़ा था। इसी प्रकार से यहाँ पाचन तंत्र के लिए भी आप दो रचनाएं हैं, इनको तो आप याद कर ही लेंगे। एक तो क्या है इसका आहार नाल और एक दूसरी क्या है पाचन ग्रंथि। अब हम सबसे पहला जो इसका टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आहार नाल। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के हम जैसे ही बात करते हैं तो आहार नाल जो होती है एक सीधी नलिकाकार रचना होती है, या सीधी की जगह आप आहार एक नलिकाकार रचना है, सीधी तो नहीं रहती है। आहार एक नलिकाकार संरचना है, और ये जो संरचना है मुख से क्या होती है, प्रारंभ होती है और कहाँ होती है, गुदा पर समाप्त होती है। गुदा पर क्या होती है भाई, समाप्त होती है। तो आहार नाल एक नलिकाकार संरचना होती है जो मुख से प्रारंभ होती है और जो गुदा है उस गुदा पर क्या हो जाती है, समाप्त होती है। और ये जो आहार नाल है यह है निम्न रचनाओं से मिलकर बनी होती है। रचनाओं से इसके अंतर्गत निम्न संरचनाएं होती है जिससे मिलकर ये बनी होती है। फर्स्ट इसके अंतर्गत जो संरचना आती है वो आती है मुख। दूसरी इसके अंतर्गत जो संरचना आएगी वो आएगी मुख गुहा। क्या आएगी, मुख गुहा। और तीसरी जो संरचना इसके अंतर्गत आएगी वो आएगी ग्रसनी, जिसे मतलब फेरिंक्स के नाम से जाना जाता है। चौथी जो संरचना आएगी इसके अंतर्गत वो आएगी ग्रसिका। जो पांचवी इसके अंतर्गत जो संरचना आएगी वो आएगी इसके बाद में आमाशय। और छठी जो संरचना इसके अंतर्गत आएगी वो आएगी आंत। और सातवीं जो संरचना इसके अंतर्गत आएगी वो आएगा रेक्टम यानी कि मलाशय।
मलास। तो ये एक सामान्यतः जो कशेरुक प्राणी होते हैं उन कशेरुक प्राणियों की जो एलिमेंट्री केनाल होती है वो इन भागों से मिलकर बनी होती है। मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, मात्र और एक क्या है इसके अंतर्गत मलाशय। तो ये 7 रचनाओं से मिलकर इनकी जो संरचना है किसकी वर्टिब्रेट की पाई जाती है। और इन 7 रचनाओं की संरचनाओं में भी एक स्पोलियोडोन जो मछली है, कुत्ता मछली तो वो भी क्या है उसका एलिमेंट्री केनाल में इन 7 रचनाओं से मिलकर बनी होती है। अब ये जो डायग्राम है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, नामांकित कर लेता हूँ। सबसे पहले इसके अंतर्गत ये जो रचना है इसका नाम मैं दे देता हूँ माउथ यानी कि मुख है। इसके बाद में ये इसके अंतर्गत जो रचना पाई जाती है वो पाई जाती है ईसोफेगस, जिसे मतलब रश्मि के नाम से जाना जाता है। ये इसका स्टोमच और स्टोमच का जो पेशा कार्डियक पार्ट होता है, कार्डियक स्टोमच। उसके बाद में हम जैसे बात करते हैं ये इसका पाइलोरिक स्टोमच है, पाइलोरिक स्टोमच। ये जो संरचना हमको दिखाई दे रही है इंटेस्टाइन है। इसके बाद में हम बेसिक संरचना की बात करते हैं तो ये जो संरचना है ये है वाइल डक्ट। यह है ब्लाइंड सेल, ब्लाइंड सेल। ये रेक्टम ग्लैंड है, रेक्टल ग्लैंड। यहां पर बुर्सा इंटरना जो संरचना है वो पाई जाती है, बुर्सा इंटीना। बुर्सा इंटीना ये पाइलोरिक वाल्व है। यहाँ पर पाइलोरिक वाल्व, ये इसके अंतर्गत यूरिनरी पैपिला जाएगी। ये रेक्टम के अंतर्गत ये खुल जाता है, रेक्टम ग्लैंड इसमें आकर ओपन होती है और ये क्या है इसका रेक्टम। इसके बाद में जैसे ही बात करते हैं तो अब हम इसकी जो एक संरचना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारी बात होगी इसकी मुख की। तो मुख क्या है, एक तो इसका जो मुख है उसकी जो स्थिति होती है वो होती है अर्ध चंद्राकार। साथ इसका जो मुख होता है वो कैसा होता है, आधे चांद की जो आकृति होती है उसके समान इसका क्या पाया जाता है बेटा, मुख पाया जाता है। और जो मुख होता है इसका जो अधर तल होता है, कौन सा तल होता है, स्पोलियोडोन का जो अधर नीचे वाला तल होता है उस पर ये स्थित होता है। और ये जो मुख होता है ये जबड़ों से घिरा हुआ होता है, जबड़ों से घिरा हुआ होता है, यानी इसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। साथ ही अगर हम बात की जाए कि ये जो मुख होता है, ये जो मुख होता है एक कोष या कोष्ठनुमा संरचना में खुलता है। और उस मुख कोष या कोष्ठनुमा जो संरचना है उसको मुख गुहा, पतल कैविटी के नाम से जाना जाता है। तो मैं इतनी चीज है आप इसे जैसे जब कर ली होगी। अब यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ से अपन जो पहला टॉपिक रहेंगे वो क्या लेंगे, मुख गुहा लेंगे, पतल कैविटी। तो ध्यान देंगे आप अपनी हार नाल की जो दूसरी संरचना है उस दूसरी संरचना
संरचना का क्या नाम है? बकल केविटी। क्या है भाई? बकल केविटी, मुख गुहा। तो इधर अपन सेकंड नंबर करके और आप लिख देंगे मुख गुहा, बकल केविटी। अब हम इस बकल केविटी की जैसे ही बात करते हैं तो ध्यान दें कि जो मुख होता है पीछे कोषनुमा संरचना में खुला और कोषनुमा संरचना को क्या कहा गया था? मुख गुहा या बकल केविटी कहा गया था। अब इस मुख गुहा की जो मुख गुहा होता है या मुख गुहा की जो मुख गुहा एक क्या है? कोषनुमा संरचना है। कोषनुमा क्या है भाई? संरचना है। साथ ही आप ध्यान देना मुख जो गुहा होता है वो एक श्लेष्मा जो झिल्ली होती है उस झिल्ली से क्या हुआ होता है? ये ढका रहता है। मुख गुहा है, उस पर एक श्लेष्मा झिल्ली है, उसका क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। लेकिन ये जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, लेकिन ये जो श्लेष्मा झिल्ली है, ये श्लेष्मा झिल्ली कुछ स्थानों पर कैसी होती है? कठोर होती है, कड़ी होती है। और कठोर और कड़ी होने के साथ साथ इसके अंतर्गत क्या पाई जाती है? दंतिकाएं पाई जाती है। दंतिका डेंटल्स है जो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं और वो श्लेष्मा झिल्ली के कठोर होने से ही बने हैं। तो इसके अंतर्गत मुख गुहा में क्या पाई जाती है? दंतिका यानी दांत पाए जाते हैं। साथ ही इसकी जो मुख गुहा में एक संरचना पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है और जो वो संरचना होती है वो एक तो ग्रंथिहीन होती है। कैसी होती है? ग्रंथिहीन होती है और एक पेशीहीन होती है। पेशियां भी नहीं पाई जाती और ग्रंथियां भी नहीं पाई जाती। और वो जो संरचना बनेगी उस संरचना का नाम क्या है? जीभ है। तो इसके अंतर्गत ग्रंथिहीन पेशीहीन संरचना पाई जाती है जिसे मतलब क्या कहा जाता है? जीभ कहा जाता है। साथ ही इसके जो मुख गुहा के अंतर्गत जबड़े होते हैं उन जबड़ों के अंतर्गत क्या प्रेजेंट रहते हैं? टीथ यानी कि दांत पाए जाते हैं। ये यहाँ पर टीथ, ये स्ट्रक्चर टीथ यानी कि दांत है। अब ये जो दांत होते हैं इसमें जबड़े पर ये क्या है कि कतार के रूप में होते हैं और कतार के रूप में होने के साथ साथ ही इनका कार्य समारी होता है। क्या होता है कार्य? भोजन को काटना व चबाना। भोजन पे तो काटने का करेंगे, एक ये क्या करेंगे? चबाना का कार्य करेंगे। और इसके आधार पर इन्हें होमोडोंट कहा जाता है। समदंती दांत है वो कहा जाता है। और एक इनके दांत होते हैं, उन दांत में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन का मतलब ये है अगर इसके दांत टूट भी जाते हैं तो वापस नए आ जाते हैं। तो ये इसके अंतर्गत संरचना पाई जाती है। साथ ही इसके अंतर्गत ये होती है कि इसकी जो जीभ होती है या इसकी जो मुख गुहा होती है उसमें जो लार ग्रंथि होती है, इन लार ग्रंथियों का क्या होता है? अभाव होता है। और अभाव होने के साथ साथ कह सकते हैं कि इसकी मुख गुहा के अंतर्गत जो स्लेवरी ग्लैंड होती है वो एब्सेंट होती है। और मुख गुहा इसकी जो अगली संरचना है वो है ग्रसनी में क्या होती है? ओपन होती है। तो क्या क्या पढ़ा? देखो मुख क्या है? एक मुख गुहा एक कोषनुमा संरचना है जो कि क्या है? श्लेष्मा झिल्ली से आवृत रहती है और ये श्लेष्मा झिल्ली कई स्थानों पर कठोर हो जाती है और कठोर होने का किसका निर्माण करती है? दंतिका यानी कि दांत का निर्माण करती है। और इसी गुहा के अंतर्गत एक संरचना पाई जाती है और उस संरचना वह जो संरचना होती है वो ग्रंथिहीन एवं पेशीहीन होती है और इस संरचना को जीभ के नाम से जाना जाता है। आगे हम जैसे बात करते हैं इसकी जो मुख गुहा है उसके अंतर्गत जबड़े पाए जाते हैं और जबड़े के अंतर्गत दांत पाए जाते हैं
फेरिंग्स, जिसे अपन जानते हैं ग्रसनी, इसको फेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। अब हम इस फेरिंग्स की जैसे ही बात करते हैं तो फेरिंग्स एक कुछ भी नहीं है, एक ग्रसनी, एक चपटा कोषनुमा संरचना है। कैसी है? तो चपटा कोषनुमा संरचना है। और इस ग्रसनी के अंतर्गत जो गिल दरारें होती है या जो गिल होते हैं, वो गिल क्या होते हैं? ओपन होते हैं। इस ग्रसनी में वो खुलते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत एक और संरचना पाई जाती है जो कि क्या है? अवशेषी है। और जो संरचना है उसका नाम है स्पाइरेकल। स्पाइरेकल ये संरचना है, इसकी ग्रसनी के अंतर्गत ही पाई जाती है, ओवल टाइप में होती है। और ये क्या है? एक इसकी अवशेषी संरचना है, यानी कि यह जो संरचना है कोई काम नहीं आती। और ग्रसनी की जो झिल्ली होती है वो भी क्या है? श्लेष्मा या ग्रसनी की जो दीवारें होती है उन पर छोटे छोटे दांत प्रेजेंट होते हैं, तो दंतिका भी ग्रसनी पर पाई जाती है। यानी कि ये जो पार्ट होता है माउथ बकल कैविटी, उसके बाद में ये जो पार्ट है ये ग्रसनी कहलाता है। उसके बाद में इसका जो चौथा पॉइंट आता है उसका नाम है ग्रसिका। क्या नाम है भाई? ग्रसिका। तो ग्रसिका को इंग्लिश के अंतर्गत जाना जाता है ईसोफेगस। और जो ईसोफेगस है वो क्या है? एक लंबी नलिकाकार संरचना है। और जो ग्रसनी है, जो ग्रसनी जिस जगह पर खुलती है वो क्या कहलाती है? ग्रसिका कहलाती है। और ग्रसिका एक मोटी पेशीय दीवार होती है। ग्रसिका एक नलिकाकार संरचना है जो नलिकाकार होती है, जिसकी जो दीवार होती है वो मोटी पेशियां युक्त होती है, यानी इसके अंतर्गत पेशियां भी पाई जाती हैं। और जो ग्रसनी होती है वो किसके में खुलती है? वो ग्रसिका में खुलती है। साथ ही इसके अंतर्गत ये ध्यान रखना है इसकी जो दीवार है उस पर श्लेष्मा का अस्तर पाया जाता है, यानी कि जो श्लेष्मा होता है उस श्लेष्मा का क्या होता है? इसके अंतर्गत आवरण होता है। अब ग्रसनी हो गई, ग्रसिका हो गई, उसके बाद अब क्या आता है अपने पास? अब आता है अपने पास स्टोमच, जिसे आमाशय के नाम से जाना जाता है। आमाशय, स्टोमच। और स्टोमच की हम जैसे ही बात करते हैं तो स्टोमच एक स्टोमच की हम जैसे ही बात करते हैं तो जो ग्रसिका होती है वो स्टोमच में ओपन होती है, यानी कि जो ग्रसिका है वो जो ग्रसिका और जो ओपन होगी और वो ओपन किसमें होगी? स्टोमच में होगी। साथ ही जो ग्रसिका है एक स्टोमच है एक जे आकार का क्या है? थैलेनुमा संरचना है। कैसी संरचना है? थैलस स्ट्रक्चर है, यानी कि थैलेनुमा संरचना होती है। और ये जो स्टोमच होता है, इस स्टोमच के क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है इसका कार्डियक पार्ट और एक होता है इसका पाइलोरिक पार्ट। एक तो कौन सा है? कार्डियक, और ये क्या है? पाइलोरिक। ये जो हवा है ये क्या है? स्टोमच है। इसका ये पार्ट कौन सा है? ये कार्डियक स्टोमच है और ये क्या है? पाइलोरिक स्टोमच है। अब हम कार्डियक स्टोमच की जैसे ही बात करते हैं तो इसके आंतरिक स्तर पर कार्डियक स्टोमच है, इसका जो इनर लेयर होता है, आंतरिक जो स्तर होता है उस पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? मोड़ पाए जाते हैं। ये देखो छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? मोड़। बाहर हमारे जो संरचना है इसके अंतर्गत पाई जाती है। और साथ ही इसका जो पाइलोरिक पार्ट होता है उस पाइलोरिक पार्ट के अंतर्गत
इसका जो पाइलोरी पार्ट होता है वो पाइलोरी पार्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ये तो इसका कार्डियक पार्ट और ये इसका पाइलोरी पार्ट। तो इसका जो संधि तल होता है उस संधि तल पर एक उभारनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है और उस उभारनुमा स्ट्रक्चर को ब्लाइंड शेप यानी कि अंध थैले के नाम से जाना जाता है। अंध थैला है, अंध थैला वो कहाँ पाया जाता है? इन दोनों के संधि स्थल पर। साथ ही बात करते हैं इसका जो पाइलोरी पार्ट होता है उस पाइलोरी पार्ट पर भी वर्तुल जो पेशियां होती हैं उन वर्तुल पेशियों से बने हुए क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। और ये जो कपाट होते हैं ये एक भोजन का जो आगमन होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, यानी कि कम ज्यादा आगे डाइजेस्टिव उनको बोलना उनका ये कार्य करते हैं बाहर। साथ ही अगर बात करते हैं कि पाइलोरिक आमाशय तथा आंत्र के मध्य, पाइलोरिक आमाशय ये स्टोमच और इस आंत्र के मध्य इंटेस्टाइन के मध्य एक अवकाशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक अवकाशिका। किसके? पाइलोरी पार्ट और स्टोमच के मध्य में एक अवकाशिका पाई जाती है और उस अवकाशिका को किसके नाम से जाना जाता है? जो अवकाशिका पाई जाती है उस अवकाशिका को वर्षा इंटीना के नाम से जाना जाता है। इसको एक वाटर सा कोश होता है छोटा सा और इसको वर्षा एंटीना के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके अंतर्गत अपन आमाशय तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए अब हमें क्या चाहिए? अब अगर कौन सा पार्ट आएगा? 5 नंबर 6 नंबर पर अपना यहाँ तक पार्ट कर दिया। अब ये जो पार्ट आएगा वो आएगा इंटेस्टाइन, आंत्र आएगा। अब हम आंत्र की बात कर लेते हैं। 6 नंबर पे और वो है आंत्र, जिसे इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। और इंटेस्टाइन के जैसे ही बात करते हैं तो वर्षा इंटरना इसीना के पीछे का जो भाग होता है वर्षा एंटीना के पीछे से क्या होता है भाई? प्रारंभ होता है। पीछे का जो पूरा भाग पाया जाएगा वो वर्षा एंटीना के वो आंत्र कहलाता है। आंत्र कार्डियक आमाशय होता है उसके ही बराबर होता है। कार्डियक जो आमाशय होता, कार्डियक स्टोमच के क्या होता है? ये बराबर होता है। कौन? इंटेस्टाइन इसके बराबर होता है। साथ ही इसका जो आंतरिक स्तर होता है, आंत्र होता है, आंत्र का क्या है? आंतरिक जो स्तर होता है वो स्ट्रोलन वाल्व का बना होता है। स्ट्रोल वाल्व का बना होता है। और ये जो वाल्व होता है इस वाल्व का कार्य होता है कि जो भोजन होता है उस भोजन का क्या करता है? उस जो भोजन होता है उस भोजन का एक तो घुलनशील बनाता है, साथ ही ये उसके जो बहाव होता है भोजन उस बहाव को क्या करता है? नियंत्रण करता है। और ये स्टोलन जो वाल्व होता है, जो घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उस स्प्रिंग के क्या होता है भाई? समान होता है। साथ ही भोजन के जो बहाव है उसको क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। और अवशोषण की जो सतह होती है, अवशोषण की जो सतह होती है उस सतह को बढ़ाने का क्या करता है भाई? कार्य करता है। ये इसका इंटेस्टाइन का है। वर्षा इंटरना के पीछे प्रारंभ होने वाला भाग है। साथ ही कार्डियक स्टोमच में क्या होता है? ये बराबर होता है। और स्ट्रोलन वाल्व में पाया जाता है जो भोजन के बहाव को और अवशोषण सतह को बढ़ाता है। अब आंत्र ये हो गया। आंत्र के बाद में इसमें क्या आ जाता है?
7वें नंबर पर क्या आ जाता है, इसमें मलाशय आ जाता है। और मलाशय की हम जैसे ही बात करते हैं इसको रेक्टम, और ये जो रेक्टम है, रेक्टम क्या है, रेक्टम के बारे में है कि ये आहार होती है, उस आहार का क्या होता है भाई, अंतिम भाग होता है। आहार नाल का क्या है, अंतिम भाग है। कौन है, मलाशय है। आगे हम जैसे ही बात करते हैं इसके अंतर्गत सीकम ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत सीकम जो ग्लैंड है वो पाई जाती है, जिन्हें रेक्टल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और ये जो ग्रंथियां होती है मलाशय के जो पृष्ठ तल होता है उस पर खुलती है। ये ग्रंथियां मलाशय के पृष्ठ तल पर ओपन होती है। और अपचित भोजन होता है उसका क्या रहता है, यहाँ पर पिचुरे रहता है और जो समय के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके बाद हम जैसे बात करते हैं मलाशय पृष्ठ तल पर क्या हो जाती है, सीकम ग्लैंड है वो ओपन हो जाती है। और जो मलाशय होता है, मलाशय है वह अवस्कर या आप कह सकते हैं क्लोएका, क्लोएका में क्या होती है, ओपन होता है। कौन होता है, रेक्टम, मलाशय। तो इस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है। सेकंड जो अपना पॉइंट है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है अपने पास पाचन ग्रंथि। क्या है वो, पाचन ग्रंथि। अब पाचन ग्रंथियों की बात करते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है इसके अंतर्गत वो क्या है, पाचन ग्रंथि। किसका है, पाचन तंत्र का। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है पाचन ग्रंथि। और इसके अंतर्गत जो पाचन ग्रंथियां पाई जाती है, 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक तो इसके अंतर्गत यकृत यानी कि लीवर आता है। दूसरी जो इसके अंतर्गत ग्रंथि है वो है अग्नाशय। पैंक्रियास और तीसरी जो इसके अंतर्गत आती है उस ग्लैंड का नाम है मलाशय ग्रंथि। मलाशय ग्रंथि जिन्हें रेक्टल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब देखो सबसे पहले हम लीवर की बात करते हैं। ये तो क्या है, लंबी है और द्विपालित संरचना है, द्विपालित संरचना है। ये जो होती है वो देह द्वार से लेकर देह द्वार के मध्य है, उस मध्य तक क्या रहती है, ये फैली हुई रहती है। साथ ही यकृत का जो पिंड होता है वो बी आकार का होता है। यकृत जो पिंड होता है वो किस शेप का होता है, बी आकार का होता है। यकृत वाहिनियों के द्वारा जो अपना स्राव है वो पाइलोरिक पार्ट होता है, उस पाइलोरिक पार्ट के अंतर्गत ओपन करती यकृत वाहिनी वायु लगते हैं। ये पित्ताशय से पित्तरस इसके द्वारा आता है और पाइलोरिक पार्ट स्टोमच वहां पर ओपन होता है। पित्तरस का क्या करती है, स्त्रावण करती है। अग्नाशय जो होता है वो जो स्टोमच है यानी कि जो यकृत जहां ओपन होती है, क्या, यकृत डक्ट जहां ओपन होती है, ओपन होती है उसके विपरीत तरफ क्या होती है, अग्नाशय जो डक्ट होती है, पैंक्रियास डक्ट ओपन होती है
और इसके द्वारा जो अग्नाशयी रस होता है वो स्टोमच के अंतर्गत है डाला जाता है। और साथ ही अग्नाशय भी एक द्विपालित गुलाबी रंग की संरचना होती है। और ये कैसे रंग की होती है? पीले रंग की। लास्ट अपने पास आता है मलाशय ग्रंथि। इस मलाशय ग्रंथि को सीकम के नाम से भी जाना जाता है, सीकम ग्लैंड भी इसको नाम दिया जाता है। साथ ही सीकम ग्लैंड के साथ साथ आप लिख सकते हैं कि जो मलाशय की जो दीवार होती है, मलाशय की जो दीवार होती है, उन दीवारों के अंतर्गत ये ग्रंथियां, मलाशय ग्रंथियां उपस्थित होती है। और इन मलाशय की ग्रंथियों के द्वारा जो स्त्राव होता है, जो बहाव होता है, और वो बहाव कहाँ जाता है? जो आंत्र होती है उस आंत्र की अवकाशिका में जाता है। कहाँ जाता है? आंत्र की जो अवकाशिका है वहां पर जाता है। और इस द्रव्य का जो कार्य क्या है वो कार्य अभी ज्ञात है, परंतु ये या तो मल निष्कासन में या मल का जो है जो गंध या उसमें से कोई भी अवशिष्ट पदार्थ लेने के लिए क्या करती होती है? हेल्प करती होगी, परंतु क्या भी कार्य इसका ज्ञात नहीं है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्क्लियोडोन, यानी कि स्क्लियोडोन का क्या पढ़ लिया हमने? पाचन तंत्र। तो इस प्रकार से पाचन तंत्र है वो क्या होता है? कंप्लीट दो पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल और पाचन ग्रंथियां। एलिमेंट्री कैनाल के भाग 7 भाग है, उनके कार्य लिख दिए थोड़े से, और डाइजेस्टिव ग्लैंड कहाँ कैसी संरचना और क्या कार्य है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात